अक्षत को कुछ सामान लाने के लिए अपूर्वा ने मार्केट भेजा था। उसके जाते ही रमा अपूर्वा से कह उठी, अपूर्वा, रात के 9 बज रहे हैं बेटी, और तुमने अक्षत को मार्केट भेज दिया। कब वह बाजार से लौटेगा और कब वह अपने घर जाएगा? यह सुनकर अपूर्वा के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने रमा से कहा, माँ, अक्षत को जाना कहाँ है? वह तो यहीं मेरे पास रहता है। यह तुम क्या कह रही हो अपूर्वा? मैं सच कह रही हूँ माँ, बिना झिझके रमा को बताया अपूर्वा ने। अक्षत और मैं इन दिनों लिव इन रिलेशनशिप में साथ साथ रह रहे हैं। ऐसा कैसा कर सकती हो अपूर्वा तुम? बिना शादी के किए एक लड़का और लड़की भला एक साथ कैसे रह सकते हैं? माँ, रमा को बेचारगी भरी नज़रों से निहार कर अपूर्वा इस पर कह उठी, किस युग की बात कर रही हैं आप? आज का युग पुरातन पंथी रस्मों के पीछे आंखें मूंदकर चलने का नहीं, बल्कि आंखें खोलकर नए युग की नई रस्मों के साथ चलने का है। माँ, मैं जानती हूँ कि आप अब पुराने रस्म और रिवाज की दुहाई देते हुए मुझे ऊंच नीच समझाने की कोशिश करोगी। मैं आपको बता दूँ कि आज के युग में स्त्री पुरुष के रिश्तों की परिभाषा बदल गई है। मेरे विचार से लिव इन में कोई बुराई नहीं है। यह व्यवस्था व्यक्तिगत आज़ादी का पूरा सम्मान करती है माँ, और पूरी तरह समानता पर आधारित है। इसे किसी भी नज़रिए से स्त्री विरोधी नहीं कहा जा सकता है। माँ, बेमेल शादी करके तलाक लेने से बेहतर यही है कि लिव इन के जरिए रिश्ते को परखने के बाद ही उसे अपनाया जाए। मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ। अक्षत और मैं दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। अक्षत अच्छा खासा कमाता है, हैंडसम भी है और खुले विचारों वाला भी है। हम दोनों बेशक इन दिनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, पर माँ, हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। अपूर्वा की बातें सुनकर रमा हक्की बक्की सी बेटी को देखती रह गई। उससे कुछ कहते नहीं बना। इस पर अपूर्वा अपने स्थान से उठी। उसने रमा के समीप बैठकर उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, माँ, आप मुझे अक्षत को आशीर्वाद देंगी ना? रमा के मुंह से बोलने फूटे। वह तब सी बेटी को देखती रह गई, उस बेटी को जिसकी आज तक वह तरफदारी करती आई थी। MCA करने के बाद जब अपूर्वा को दिल्ली की एक फर्म की तरफ से जॉब ऑफर आया था, तब शेखर ने उसे दिल्ली भेजने से साफ इनकार कर दिया था। तब रमा ने ही अपूर्वा की तरफदारी लेते हुए शेखर से कहा था, शेखर, माना कि देहरादून और दिल्ली के बीच खासा फासला है, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि हम अपूर्वा को दिल्ली जाने से रोक दें। रमा, तुम समझते क्यों नहीं हो? शेखर ने तब उसे डांटते हुए कहा था, जवान बेटी को भला अकेली रहने के लिए देहरादून से इतनी दूर कैसे भेजा जा सकता है? किस ज़माने की बात कर रहे हो तुम शेखर? रमा ने इस पर शेखर से कहा था, आज के युग की नारी अपने अस्तित्व की पहचान के प्रति पूरी तरह से सजग है। जॉब व करियर की वजह से आज की नारी को घर से दूर तो रहना पड़ेगा ही। अपूर्वा कोई बच्ची नहीं है। हमें अपूर्वा को दिल्ली अवश्य भेजना चाहिए। इस तरह शेखर की इच्छा के विरुद्ध और रमा की सहमति के साथ अपूर्वा देहरादून से दिल्ली जॉब के लिए आ गई। अपूर्वा के जॉब पर जाने के 1 महीने बाद ही रमा शेखर के कहने पर दिल्ली यह देखने चली आई थी कि दिल्ली में अपूर्वा सही तरह से सेटल हो पाई है या नहीं। और वही रमा इस वक्त हैरान परेशान सी दिल्ली में अपनी बेटी अपूर्वा के सामने बैठी हुई थी। अक्षत और अपूर्वा के संबंधों के बारे में जानकर वह बुरी तरह परेशान हो गई थी। उसे परेशान देखकर अपूर्वा ने उससे कहा, माँ, आप परेशान न हो। अभी मेरे और अक्षत के कैरियर की शुरुआत है। हमें पूरी तरह इस्टेब्लिश होने में कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा। इसके बाद ही मैं और अक्षत शादी करेंगे। तब तक हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में साथ साथ रहकर एक दूसरे को जानेंगे, परखेंगे। माँ, आपको मेरे और अक्षत के संबंधों के बारे में पता चल ही चुका है। अब यह आपके ऊपर है कि आप पापा को इस बारे में कैसे मनाएंगी। रमा की समझ में नहीं आया कि वह अपनी बालिग बेटी से कहे तो क्या कहे। वह चुपचाप अपूर्वा को बस देखती ही रही। इस पर अपूर्वा ने उससे कहा, माँ, अक्षत बाजार से सामान लेकर लौटने ही वाला होगा, प्लीज़ आप उससे इस बारे में कुछ न पूछिएगा। इस पर रमा ने एक गहरी सांस ली। अक्षत के मार्केट से लौटने पर तीनों ने साथ साथ खाना खाया। खाना खाते वक्त रमा कुछ खोई खोई सी रही। यह देखकर अक्षत रमा से पूछ बैठा, आंटी जी, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं, क्या बात है? रमा कुछ न बोली। अक्षत को जवाब दिया अपूर्वा ने, अक्षत, लंबे सफ़र से माँ कुछ थक सी गई हैं, थोड़ा आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। फ्लैट 2 बेडरूम का था। एक रूम में रमा को ठहरा दिया था अपूर्वा ने। दूसरे बेडरूम में अपूर्वा सोने चली गई तो अक्षत ने सोने के लिए ड्राइंग रूम में पड़ा सोफ़ा संभाल लिया।
यह सच्चाई थी कि लंबे सफ़र की वजह से रमा थकान महसूस कर रही थी, पर बेड पर लेटने के बाद भी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रमा देहरादून के एक स्कूल में टीचर थी। उसका पति शेखर एक फर्म में अच्छे पद पर नियुक्त था। अपूर्वा से छोटी बेटी नेहा BCA में थी। उससे छोटा निखिल इंटर में था। एक दिन ऑफिस में ही शेखर को पैरालिसिस का अटैक पड़ा। परिणाम स्वरूप उसकी नौकरी चली गई। इस घटना के बाद से ही रमा की तनख्वाह से घर का गुजारा जैसे थे चलने लगा था। नौकरी के अलावा रमा ने कुछ ट्यूशन भी पकड़ लिए थे। रमा दिल्ली में अपूर्वा के पास 5 दिनों तक रही। अपूर्वा और अक्षत सुबह को साथ साथ ऑफिस जाते और शाम को साथ साथ ही ऑफिस से घर वापस लौटते। इस बीच रमा और अक्षत के बीच कम ही बातचीत हुई। दिल्ली से देहरादून लौटते वक्त रमा ने एकांत में अपूर्वा से कहा, अपूर्वा, तुम एक पढ़ी लिखी समझदार व अपने पैरों पर खड़ी हुई लड़की हो। अपना भला बुरा अच्छी तरह से सोच सकती हो, पर एक माँ के होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। नजरें झुकाकर अपूर्वा बोली, कहो माँ। देखो बेटी, अपूर्वा को समझाते हुए रमा कहने लगी, किसी पुरुष में लाख अच्छाइयाँ सही, पर पुरुष फिजिकली इंटीमेसी के लिए बहुत ज़्यादा आतुर रहते हैं। बस उन्हें एक मौका मिलने की देरी होती है। ऐसे में नारी को अपने संयम से काम लेते हुए स्वयं अपनी सीमा रेखा तय करनी चाहिए। बेशक यह नए जमाने का दौर है, पर भारतीय समाज में आज भी नारी की वर्जिनिटी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। एक पल के लिए बोलती बोलती रमा रुकी। उसने अपूर्वा की तरफ ध्यान से देखा। अपूर्वा सिर झुकाकर उसकी बातें सुन रही थी। बेटी, रमा ने पुनः अपूर्वा से कहना शुरू किया, स्त्री और पुरुष के बीच एक बहुत ही नाजुक सी सीमा रेखा हुआ करती है। अपने और अक्षत के बीच की उस सीमा रेखा को शादी से पूर्व लांघने की भूल तुम कभी न करना। तुम समझ रही हो ना कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रही हूँ? हाँ माँ, नजरें झुकाकर अपूर्वा कहने लगी। माँ, आप निश्चित रहें, मैं आपके कहने का मतलब समझ गई हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिस पर कल मुझे और आपको पछताना पड़े। इस पर रमा अपूर्वा से कह उठी, बेटी, बेशक ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है, पर स्त्री और पुरुष का साथ अलग आग और फूस के समान होता है। यह मेरा अनुभव है। बात जब निभाने की आती है तो अक्सर पुरुष पल्ला झाड़कर एक तरफ हो जाया करता है। माँ, तुम गलत कह रही हो, अपूर्वा के मुँह से निकला। अक्षत पल्ला झाड़ने वाला लड़का नहीं, बल्कि साथ निभाने वाला लड़का है। काश ऐसा ही हो, अपूर्वा को आशीर्वाद देती रमा के मुँह से निकला। अपूर्वा के प्रति मन में 1000 कुशंकाएं लेकर रमा देहरादून से वापस लौट गई। उसने देहरादून लौटकर शेखर को कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझा। शेखर एक तो अपनी बीमारी से वैसे ही परेशान रहता था, अपूर्वा और अक्षत के बारे में जानता तो और भी ज़्यादा परेशान हो उठता। यही सोचकर रमा ने शेखर को अपूर्वा और अक्षत की लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इधर रमा के देहरादून लौटने के पश्चात अपूर्वा और अक्षत ने राहत की सांस ली। दोनों ही रमा की उपस्थिति में खुद को बदासा महसूस कर रहे थे। अपूर्वा ने माँ को दिलासा देकर दिल्ली से विदा तो कर दिया था, पर उनके जाने के 15 दिन बाद ही वह उस सीमा रेखा को लांघने की भूल कर बैठी जिस सीमा रेखा की तरफ दिल्ली से देहरादून लौटती उसकी माँ ने इशारा किया था। हुआ यह कि एक रात अक्षत और अपूर्वा एक दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी में गए। वहाँ दोनों ने शराब के कई पैक चढ़ा लिए। दोनों पार्टी से जब घर वापस लौटे तो नशे में झूम रहे थे। उस रात शराब के नशे के सुरूर में वे दोनों स्त्री पुरुष के बीच की सीमा रेखा को अनजाने में ही लांघ गए। सुबह जब अपूर्वा और अक्षत का सामना हुआ तो अपूर्वा नजरें झुकाकर अक्षत से कह उठी, अक्षत, रात जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। ओह अपूर्वा डार्लिंग, अपूर्वा को किस करता हुआ अक्षत रोमांच भरी आवाज़ में उससे बोला, क्यों बेकार में ही गिल्टी फील कर रही हो? एक न एक दिन तो यह सब होना ही था। फिर कुछ दिन बाद तो हम दोनों शादी करने वाले हैं। एक बार अपूर्वा और अक्षत के बीच की सीमा रेखा टूटी तो वह बार बार टूटती ही चली गई। पहले दोनों अलग अलग बेडरूम में सोते थे, पर अब इकट्ठा ही बेड शेयर करने लगे थे। इसका परिणाम जल्दी सामने आ गया। एक सुबह अपूर्वा ने सहमी सी आवाज़ में अक्षत से कहा, अक्षत, मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। व्हाट नॉनसेंस, चौंकता हुआ अक्षत का उठा, ऐसा कैसे हो सकता है? अपूर्वा ने उसी दिन एक लेडी डॉक्टर को से अपना चेकअप करवाया तो सच्चाई उसके सामने आ गई। उसे एक माह का गर्भ ठहर चुका था। शाम को उसने अक्षत को जब यह बात बताई तो उसने झल्लाहट भरे स्वर में अपूर्वा से कहा, यह क्या बेवकूफ़ी है? अभी तो हमारे कैरियर की शुरुआत ही हुई है, अभी से यह सब ठीक नहीं है। अब तुम ही बताओ अक्षत की मैं ऐसे में क्या करूं?
मैं कुछ नहीं जानता, अब तुम ही भुगतो। उस रात अक्षत अपूर्वा से अलग दूसरे बेडरूम में सोया। अपूर्वा रात भर बेचैनी से अपने बेड पर करवटें बदलती रही। सुबह होने पर उसने अक्षत से कहा, अक्षत अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। नॉनसेंस, मुंह बनाकर अक्षत ने उससे कहा, शादी करने का भी मेरा कोई इरादा नहीं है। वैसे भी जो लड़की शादी से पूर्व पुरुष से शारीरिक संबंध बनाए, ऐसी लड़की से तो मैं भूल कर भी कभी शादी नहीं करूँगा। अक्षत की बात सुनकर अपूर्वा को अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती सी लगी। उसने आश्चर्य भरी नज़रों से अक्षत की तरफ देखना चाहा, पर अक्षत तेज तेज डग भरता हुआ कमरे से बाहर जा चुका था। अपूर्वा के सपनों का महल बनने से पहले ही टूट चुका था। उसने अक्षत को लाख समझाया, पर अक्षत उसकी बात सुनने तक को तैयार नहीं था। अगले दिन ही अक्षत अपूर्वा से किनारा करके चला गया। अक्षत के इस व्यवहार से अपूर्वा अंदर ही अंदर बुरी तरह टूट चुकी थी, पर उसने अपने वजूद को बिखरने नहीं दिया। वह पूर्व की भांति ऑफिस जाती रही। ऑफिस में उसका सामना अक्षत से होता तो वह कतरा कर निकल जाता। जल्दी ही अपूर्वा को इस बात की जानकारी हुई कि अक्षत अब अपना सपना नाम की किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा था। इस जानकारी को पाकर उसने लिव इन रिलेशनशिप से घृणा सी हुई। अपूर्वा ने अक्षत की याद से उसके साथ बिताए पलों से छुटकारा पाने का मन ही मन दृढ़ संकल्प किया। इसी दृढ़ संकल्प के तहत एक दिन एबॉर्शन कराने के उद्देश्य से उसके कदम लेडी डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ बढ़ गए। क्लिनिक में प्रवेश करते वक्त वह बुदबुदा उठी, तुम सही थी माँ, तुम सही थी माँ, तुम सही थी माँ।